बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के 16 लेक्चर में आज हमने आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म मोनोपॉजिटिव आयन इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम के बैरूनी शेल में से सोडियम की अगर आसान से एग्जांपल देखें, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली थी। तो बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म मोनोपॉजिटिव आयन इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड भी है, थर्ड भी है, गोज़ ऑन। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उन्हें पढ़ते हैं। फ़िलहाल हम डेफिनेशन पे रहते हैं। अब अगर इनके यूनिट्स देखे जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी को भी एक्सप्रेस किया जाता है किलोजोल पर मोल में। ये एनर्जी है क्या? ये वो एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार है, और इसकी वैल्यू, इसकी जो एनर्जी की कैलकुलेशन है वो किस में होगी? किलोजोल पर मोल में। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब ये सिस्टम को देना पड़ती है। दिस एनर्जी इज़ हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। कि हमेशा सिस्टम क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर 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 गोज ऑन, और जब वो इन्फिनिटी पे जाएगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगी ज़ीरो और वो सिस्टम से आउट हो जाएगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियाई। ये बात आसान है। किसी एटम का रेडियस जितना बढ़ता चला जाएगा, लास्ट लेक्चर में बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की वीक से वीक होती चली जाएंगी। फिर दूसरी रीज़न के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। तो शेल का बढ़ना इलेक्ट्रॉन्स को भी बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, कभी आपने पढ़ा था, इंटरवीनिंग इफेक्ट को भी बढ़ाता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में भी रिपल्शन ज़्यादा कर देते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान या 2 शेल्स के दरमियान रिपल्शन भी मैक्सिमम होती चली जाती है। तो गोज़ ऑन इसी तरह रिपल्शन बढ़ती चली जाएगी। तो रिपल्शन की वजह से एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना आसान है। जो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस का बढ़ना आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर देता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी तो जो दरकार होती है किसी बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नाउ द सेकंड इज शील्डिंग इफेक्ट। हम शील्डिंग इफेक्ट के साथ एक और टर्म भी आपको बता चुके हैं, इट इज़ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, अगर सपोज करें ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, गोज ऑन। इलेक्ट्रॉन वही रिमूव होता है जो आउटर मोस्ट है, क्योंकि इसको इजेक्ट करना आसान है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं, मैंने बताया, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। शेल्स के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन का कम हो जाना, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन का कम हो जाना, शील्डिंग इफेक्ट है। मैंने बताया साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ती है, उनकी आपस में भी रिपल्शन बढ़ती है, और उससे नीचे वाले या उससे ऊपर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं उनसे भी रिपल्शन बढ़ती चली जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की कशिश न्यूक्लियस से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, सिस्टम से निकालना आसान है। नाउ द थर्ड, न्यूक्लियर चार्ज। जब आपने कभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम पीरियड में मूव करते हैं, हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो इतना कांस्टेंट नहीं है। मैं आपको पूरे ग्रुप के हिसाब से और पीरियड के हिसाब से सारी बातें सब सिखाऊंगा। ये देखिए, जब हम पीरियड में मूव करते हैं ना, तो यूजुअली क्या होता है, किसी भी पीरियड का पहला एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है उस ऑर्बिटल के अंदर या उस शेल के अंदर, और ख़त्म हो जाता है वो हमेशा पीरियड बाय कंप्लीशन। शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। शुरू कहाँ से होता है? एक इलेक्ट्रॉन से, उस शेल में जो उसका बैरूनी शेल है, और वो ख़त्म कहाँ पे हो जाता है पीरियड? उस पूरे के पूरे बैरूनी इलेक्ट्रॉन या बैरूनी शेल या वैलेंस शेल को कंप्लीट करके।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बेशक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटम के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ती है। तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियर चार्ज से। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन से कशिश बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से कशिश बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना मुश्किल, और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना मुश्किल है तो उसे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बातें आप पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कभी बताई थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये बहुत अहम है, इसे हम सीखते हैं। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, अब कभी हमने नेचर ऑफ ऑर्बिटल में एसपीडीएफ पढ़े थे। एसपीडीएफ की हमने शक्लों को भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हम स्फेरिकली सिमेट्रिकल एस को डिस्कस करते हैं, पी को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डी बताता हूँ, एफ बताता हूँ। एक बार आपने कभी पढ़ा था द एस इज़ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जो हमारे पास एस होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, कम्पैक्ट है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम स्फेरिकल फील्ड में है। द मोस्ट स्टेबल इज एस सब शेल, इसको सब शेल भी कह सकते हैं, इसे ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। पी, जब हम पी की तरफ आते हैं, पी डम्बल शेप है और ये उतना कॉम्पैक्ट नहीं है जितना कि एस। तो जो इलेक्ट्रॉन एस में है उनको निकालना मुश्किल है, उससे आसान पी में है, उससे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना डी में है, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना किससे आसान है, एफ में से। तो ऑर्डर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी लेगा वो इलेक्ट्रॉन जो एस में है, ये सबसे ज़्यादा है। उससे कम एनर्जी की किसकी होगी, पी की। उससे कम एनर्जी किसकी होगी, डी की। उससे कम एनर्जी किसकी होगी, एफ की। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसकी है, एस की, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा एफ में से, सबसे लेट इलेक्ट्रॉन निकलेगा एस में से। तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेल में, सब शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना मुश्किल, उससे आसान पी में से, उससे आसान डी में से, उससे आसान। एक और बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम पी के अंदर भी स्टेबिलिटी, डी के अंदर या एफ के अंदर स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। मैं कहता हूँ 3 पी हैं आपके पास, एक कम्प्लीटली फिल्ड है, पी 6 इलेक्ट्रॉन वाला। मैं पी, अब पी एक्स, पी वाई, पी जी को अब ऐसे ड्रॉ किया करूँगा, 1 2 3 4 5 6। वो पी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हों वो हाईली स्टेबल है। उससे ज़्यादा, उसके बाद कौन सा स्टेबल है, वो जो हाफ फील्ड है। ये बातें आपने याद रखें। और उससे कम स्टेबल कौन सा है, जो पार्शियली फील्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पार्शियली फील्ड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फील्ड मतलब पी में टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, पूरे के पूरे आ गए, 6 का आधा कितना हुआ, 3। सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 इलेक्ट्रॉन वाला पी, उससे कम स्टेबल 3 इलेक्ट्रॉन वाला पी, 6 का आधा क्या होगा, 3। ये कंप्लीटली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। 3 से जो नीचे हैं वो क्या होंगे, पार्शियली फील्ड। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 लिख दूँ, ये हाफ फील्ड नहीं है, इसको भी कहना है पार्शियली फील्ड। इसकी मैं रीज़न भी आपको सिखाऊंगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कंप्लीटली फील्ड, उससे कम हाफ फील्ड, उससे कम पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड 3 से जो अमूमन ज़्यादा वाले हैं, 3 से जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों या 3 से कम हों, उन इलेक्ट्रॉन को हम पार्शियली फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। आगे हम इनको डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि जी जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालना सबसे मुश्किल, उससे आसान पी में से, उससे आसान डी में से, और उससे आसान एफ में से। ठीक हो गया। अब वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन देखने के लिए हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ग्रुप के अंदर वेरिएशन कैसी है और पीरियड के अंदर। ग्रुप के अंदर आसान है, ग्रुप के अंदर कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व नहीं है। ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने से निचले एलिमेंट के साथ बिहेवियर उसका कांस्टेंट है, लेकिन उसमें सिर्फ एक शेल का इजाफा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। हम देख लेते हैं फर्स्ट ए, लाइक हमारे पास अगर फर्स्ट ए देखें,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये हमारे पास पहला फर्स्ट ए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी क्या होगी 2s1। ये मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ, पीछे वाली आपको पता ही होना चाहिए। ये होगी 3s1, ये होगी 4s1, ये होगी 5s1, ये होगी 6s1, गोज ऑन, ये होगी 7s1। तो सबसे ऊपर वाले हाइड्रोजन के पास एक ही शेल, इसके पास फिर 2 शेल, फिर 3 शेल, फिर 4 शेल। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जब हम बॉटम में पहुंचते हैं तो शेल्स की तादाद मैक्सिमम हो जाती है। शेल्स की तादाद बढ़ेगी, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी, उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ने के साथ साथ उनकी रिपल्शन बढ़ेगी, और हर शेल जो बढ़ता है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा देता है। तो ग्रुप में जैसे आप नीचे को मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, और नीचे को जब आप मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ जाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। अब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है क्योंकि इसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम है, इसकी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। सबसे ज़्यादा उस ग्रुप के पहले मेंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर गोज ऑन। एनर्जी का जो ट्रेंड है ग्रुप के अंदर आसान है। जब हम मूव करते हैं जी पीरियड में, तो पीरियड में भी हम ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक टेबल पे अगर आप ऐसे स्टडी करें पीरियोडिक टेबल में तो ये ग्रुप स्टडी है, अलोंग द ग्रुप्स हैं, और अगर ऐसे आप स्टडी करें चीज़ों को तो ये अलोंग द पीरियड है। चले हम ये पीरियड ले लेते हैं, ये पीरियड, ये देखिए, ये आपके पास पीरियड आ गया। अब इस पीरियड में ना हमारे पास लिथियम दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, बेरिलियम तीसरे से, या दूसरे से, ये तीसरे से, ये चौथे से, ये पाँचवें से, ये छठे से। पीरियड पढ़ते हुए भी आपने देखना है कि ये पूरा पीरियड है, इस पीरियड के एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। नीचे को पढ़ते हैं तो ग्रुप्स हैं, अलॉन्ग वाइज पढ़ते हैं तो ये पीरियड है। अब हमें कहते हैं कि जब आप पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड में देखना है गौर से, ये देखें, ये फर्स्ट ए का एलिमेंट है, ये सेकंड ए का एलिमेंट है। अब एनर्जी, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम आता है। अब लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन है 3, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम 1s2 2s1। लिथियम से अगला ग्रुप दूसरा, पीरियड एक ही है, ये पीरियड पूरा एक है, ये देखें, लेकिन इस पीरियड के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल को 2 तरह से पढ़ते हैं, अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। अब ये जो बेरिलियम है ये इसी पीरियड का तो हिस्सा है, लेकिन ग्रुप कौन सा है, ये दूसरा, सेकंड ए ग्रुप। बेरिलियम की तरफ आते 1s2 2s2, गौर से देखिए, मैंने बताया कि पहले जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कम्प्लीटली फील्ड की, फिर उसके बाद किसकी आती है, हाफ फील्ड की, फिर उसके बाद किसकी आती है, पार्शली फील्ड। तो कम्प्लीटली फील्ड देख लें कौन सा है, 2s1 है कि 2s2 है, तो हमें पता है 2s2 है। अगर ये स्टेबल है तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, ठीक हो गया। अब लिथियम से, अगर आप लिथियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो वो आसान है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको पढ़ाता हूँ। जब आप फर्स्ट इस पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलने की वजह से स्टेबिलिटी भी बदल जाती है। अब यहाँ से एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बढ़ी। अब यहाँ पे जब हम बेरिलियम के बाद जब बोरॉन देखते हैं, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब देखें इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, ये तो फील्ड है, इसको छोड़ दें, ये भी फील्ड है। सबसे बैरूनी इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 2p1 में। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा s की, उसके बाद p की, उसके बाद d की, उसके बाद f की। इलेक्ट्रॉन अब किस में आया, p में आया। तो अगर इलेक्ट्रॉन p में आया तो उसको रिमूव करना आसान है।
तो इसका मतलब यहाँ से एनर्जी यहाँ तक जाते हुए एनर्जी डिफरेंस और है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी डिफरेंस और है। तो जब आप बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के लिए एनर्जी कम हो जाती है। बोरॉन के लिए एनर्जी कम होने का मतलब कि बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बोरॉन के पास जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? पी में है, और पी की स्टेबिलिटी एस से कम है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी में आ गया। अगर वो पी में आ गया तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, उसको निकालना आसान है। नेक्स्ट कार्बन की तरफ आते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पार्शली फिल्ड से आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड हाफ फिल्ड की तरफ। अब कार्बन से आगे नाइट्रोजन को डिस्कस करें। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 9 से पढ़ते आए हैं। नाइट्रोजन की है 2p3। देखें ज़रा, अब नाइट्रोजन तक आते आते क्या हुआ? नाइट्रोजन पीरियड इसी का हिस्सा है, लेकिन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 5th ए ग्रुप से। इसके पास पी कैसा है? हाफ फिल्ड हो गया। और अगर ये हाफ फिल्ड हो गया तो हाफ फिल्ड का मतलब इसकी स्टेबिलिटी कार्बन से ज़्यादा है। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पी के अंदर तो है लेकिन हाफ फिल्ड नहीं है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास पी में है वो हाफ फिल्ड हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हो गए तो पक्की बात है कि स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो नाइट्रोजन की अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया? फिर हम आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, 6th ए ग्रुप की तरफ आएँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। मैंने आपको बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉन से बात शुरू होती है। लिथियम की है 1s2 2s1। ये 2s2, फिर s ख़त्म हो गया, फिर 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4। ऑक्सीजन के पास 2p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया पेयर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये ऑक्सीजन का p सब शेल है, 1 2 3 4। अब हाफ फील्ड से पार्शली फील्ड की तरफ चला गया है। 3 से ज़्यादा होंगे या 3 से कम होंगे तो वो पार्शली फील्ड हैं। तो जब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से पार्शली फील्ड की तरफ चल पड़े तो स्टेबिलिटी फिर कम होना शुरू हो जाएगी। एक यहाँ पे और रीज़न आपको बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है। जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते हैं तो उनकी रिपल्शन कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इसी रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ठीक है? ये देखें, अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, पी एक्स में एक, पी वाई में एक, पी जी में एक, उनकी रिपल्शन मिनिमम है। अब 4 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अलग अलग फिल होते हैं, चौथा भी पेयर होता है, पांचवा भी फिर पेयर करना पड़ता है, छठवां भी पेयर करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमने इस लास्ट चैप्टर के लास्ट में कुछ रूल्स पढ़ने थे इलेक्ट्रॉन को पुट करने के, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं था तो हमने छोड़ दिए। ये सारी बातें उनमें आनी थी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आना था, हुंस रूल आना था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल आना था, n+l वैल्यू आनी थी, एनर्जी वैल्यूज़ आनी थी, बहुत कुछ था। लेकिन हम बस इनको टेक्निकली लेके चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि अगर हाफ फील्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं तो उनको रिपल्शन का कम सामना करना पड़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा होने लग जाते हैं तो पी के अंदर जब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पेयर होंगे, 5 आएंगे तो पेयर होंगे, 6 आएंगे तो पेयर होंगे तो रिपल्शन भी होगी। और अगर रिपल्शन होगी तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा कम होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं रिपल्शन बढ़ती है, इंटरवेनिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने लग जाती है। तो ये हमारे पास था जी वेरिएशन और ट्रेंड इन अ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप में आसान था, पीरियड में आप देख लें, जैसे जैसे पीरियड में मूव करते हैं पीरियड के एलिमेंट्स मुख्तलिफ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, इसकी है NS2, इसकी है NS2NP1, इसकी है NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4। N का मतलब जब आप नीचे को मूव करते हैं तो यहाँ पे अगर 1 या 2 N है तो फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इधर से देख लें, ये 1s2 है, सॉरी ये 1s1 है, फिर 2s1, फिर 3s1, फिर 4s1, फिर 5s1, 6s1, 7s1। इस तमाम को अगर मैं छोड़ के सिंपल कर दूं NS1 कि किसी ग्रुप के पहले मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n की बजाय 1 पुट कर दें, दूसरे के लिए 2 पुट कर दें, उस ग्रुप के तीसरे मेंबर के लिए 3 पुट कर दें, गोज़ ऑन।
तो अब जैसे अब ग्रुप पे मूव करते हैं तो ट्रेंड और है, पीरियड में मूव करते हैं तो ट्रेंड और है, और ये सारा ट्रेंड डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल पे। फिर नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल के बाद डिपेंड कर रहा होता है कि वो कैसा है, कि आपके पास फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, कि पार्शियल फिल्ड है। तो जैसे जैसे हम एस से पी, पी से डी, डी से एफ की तरफ मूव करते हैं तो स्टेबिलिटी भी बदलती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बदलने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर्स भी बदलते हैं। आप देखें पी को दोबारा डिस्कस करें, जल्दी जल्दी आप सुन लें। पी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? जब वो पूरा हो जाए। जब तक वो पूरा नहीं होता उसको किसी ना किसी उलझन का सामना है। 1 2 3 4 5 6, पी पूरा हो गया। अब इसको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, क्योंकि पी शेल कंप्लीट हो चुका है, पी सब शेल कंप्लीट हो चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये किसी केमिकल रिएक्शन में ज़रूर हिस्सा लेगा। एक इलेक्ट्रॉन और कम है, हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉन और कम है, हिस्सा लेगा। यही रूल्स हमने कभी चैप्टर के शुरू में पढ़े थे कि वाई देयर इज़ अ reason to form a covalent bond to get the stability to form the electronic configuration resembling with the that of the configuration with respect to the elements which are said to be the noble gases and electrons are coupled। एक और बॉन्ड बनाने की बात आपको रीज़न बताऊं कि एटम बॉन्ड बनाता है अपनी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को कपल करने के लिए, अपनी पेयरिंग को अपने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कपल करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े हैं, ये हमेशा इस कोशिश में रहेंगे कि इनको अपना कोई ना कोई क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज साथी मिल जाए, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मिल जाए। तो स्टेबिलिटी की दूसरी रीज़न टू पेयर अप देयर स्पिन्स, तो अपनी वो स्पिन्स को पेयर करने के लिए भी बॉन्ड बनाते हैं। तो एनी हाउ ये बातें आपने बुनियादी याद रखनी है। ग्रुप के अंदर ट्रेंड कौन सा है, पी के अंदर ट्रेंड कौन सा है। तो जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में मूव करते हुए ट्रेंड बहुत बदलता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि पीरियड में मूव करते हैं न्यूक्लियर साइज बढ़ता, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटम का साइज छोटा होता है, एटम का साइज छोटा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती है। ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है, ये हमने पढ़ा। इसका ट्रेंड यहाँ से और है, 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 इसका ट्रेंड यहाँ से और है। तो ये सारा ट्रेंड डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ sp_d along with the stability of number of electrons, whatever they are half filled, whatever they are fully filled, whatever they are partially filled। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्रॉ करनी है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की। आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हुए जो फुली इलेक्ट्रॉन जिसके पास हैं आप उसको कहेंगे जी ये फुली स्टेबल है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जो हाफ फील्ड है वो स्टेबल है लेकिन उतना नहीं, और जो पार्शली फील्ड है फिर वो स्टेबल है ही नहीं, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होगी। तो ये ट्रेंड आपने एक बार बुक से पढ़ लेना है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो थोड़ी बहुत बातें हायर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और उससे रिलेटेड हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।